वो टीम में थी। तीनों गया था मेरे साथ एक बार डिबेट में। हम गए थे डिबेट देखने, डिबेट कंपटीशन हो रहा था। तो हम टीम में कम थे, मैंने ऑन स्पॉट नाम लिखवा दिया। हाँ मैं वो टेस्ट भी कर लिया। वो डिबेट कर रहे थे, मैं सामने से और को ले जा रहा था। अब बच्चे टीम में थी। ये जंगल में मोर नाचा किसने देखा, अपने चलते हैं। मीडिया में डिबेट थी। मेरे को तो वैसे डर था कि जेन्युइन डिबेट बहुत तगड़ी होती होंगी। नए नए गए थे, उन पे तो कुछ बोले ही नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन, ये जो मैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाला पूछ रहा था, लेजिस्लेटिव पावर अलग कब की गई एग्जीक्यूटिव से? हाँ वो 33 में था। 53। लेजिस्लेटिव बॉडीज मेरे सबसे अलग 53 में की गई थी। गलत बोल रहा हूँ? नहीं 53 था शायद। कोई बात नहीं, कोई बात, आराम से मेरे को जल्दी है। अच्छा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लेजिस्लेटिव फंक्शन को सेंट्रलाइज कर दिया गया। इनके लेजिस्लेटिव फंक्शन लेके सेंट्रल गवर्नर जनरल को दे दिए गए। कब? उड़ीसा की कोई लेजिस्लेटिव पावर नहीं बची थी। वहां के जो गवर्नर्स थे उनके पास कोई लेजिस्लेटिव पावर नहीं छोड़ी थी। कौन से एक्ट? 1833. That is why that Governor General is called Governor General of India. And who was first such Governor General? Bentinck. Lord William Bentinck. Who was the longest serving Governor General, like before the Viceroys? सबसे longest serving कौन सा था? वेलिंगटन तो वाइसराय है। वेलिंगटन तो सही आंसर। 11 साल वाइसराय, सबसे लंबा यही रहा। Who was the longest serving Governor General? Who was the most number of time appointed Governor General? कॉर्नवालिस 3 बार अपॉइंट हुआ था। और पता ही है फ्रेंड्स वॉर थी ना, वहां पे हार के आया था, फिर भी इसको। एंड हु वाज द गवर्नर जनरल हु वाज एग्जीक्यूटेड, लाइक मार दिया गया था उसको, ट्रीजन, एग्जीक्यूटेड लाइक। छोड़ो ये वाले क्वेश्चंस, पहले आजकल आते ही नहीं, पहले आया करते थे। एनीवे जो मैं ये पूछ रहा हूं ना, लेजिस्लेटिव वाले यही आते हैं क्वेश्चन। वो लॉर्ड मेयो था, उसको वहाबी कन्विक्ट्स ने अंडमान निकोबार में मार दिया था। एनीवे परमानेंट सेटलमेंट किसके टाइम में आया था? कॉर्नवालिस के टाइम में। और एडवाइजर कौन था परमानेंट सेटलमेंट में? ऑल्ड मैकेंजी महलवाड़ी का है। थॉमस रीड उसका है। रोहितवाड़ी का है। कॉन्फिडेंट नहीं हो, ऑफ कोर्स थॉमस मिल रहा है, तो कॉन्फिडेंट क्यों नहीं हो? इतिहास ऑप्शनल है। कब करोगे? ऐसा नहीं था, तुम कंफ्यूज हो। देखो अभी तुम्हें परमानेंट सेटलमेंट की भी कहानी नहीं पता हो, हालांकि बतानी कैसे आया बताओ। जो कॉर्नवालिस वो एक लैंड होल्डर सोसाइटी से मतलब सो जब इंडिया में आया कट शॉर्ट करो इसको, फाइनेंसेस नहीं तो ब्रिटिशर्स के पास पे 10 ईयर सिस्टम चलती थी, दशाला सिस्टम। सो दे वांटेड समथिंग परमानेंट जिस पे रेवेन्यू कलेक्शन हमेशा ना करे। 10 ईयर सिस्टम भी कब आया? इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था। सबसे पहले था क्विंक्विनियल सिस्टम 5 साल का, फिर था एनुअल सिस्टम जिसे इजारादारी पेमेंट करते हैं, फिर आया 10 साल का सिस्टम, और फिर आया परमानेंट सिस्टम। इवॉल्व हुआ है ना धीरे धीरे, सेवरल एक्सपेरिमेंट्स के बाद। देखो ये वाली चीज मैं इसलिए नहीं करवा रहा, इनका हार्डली कभी क्वेश्चन आता है। पर अगर क्वेश्चन आएगा ना तो तुम्हें ऑन स्पॉट ये सोचना होगा, आज मान लो फेसलेस टैक्सेशन है, तो क्या फेसलेस टैक्सेशन स्टार्ट थोड़ी हुई है, अभी इवॉल्वड इनटू वन। तुम्हारे को मैंने मिडिवल टाइम में भी बताया था ना, इतिहास को वैसे सोचो जैसे आज से 300 साल बाद के लिए अपनी जो जनरेशन चल रही है वो उनके लिए इतिहास होगा ना। तो तुम उस टाइम में चले जाओ जबकि बात चल रही है, खुद समझ जाओगे कि चीजें
ऑप्शन है वो उस टाइम का हो सकता है या नहीं हो सकता है। ऑफ कोर्स थोड़ी आगे पीछे की कहानी पता होनी चाहिए। इतिहास को ऐसे देखोगे तो मेरे को लगता है इजी रहेगा, नहीं रहेगा। जैसे न्यूमिस्मेटिक्स का बताया था मैंने, कॉइन जैसे जैसे इंप्रूव होते गए उससे पता चलता गया कि ये साम्राज्य थोड़ा फ्लरिश हुआ होगा, कॉइन बाद में आए होंगे। आते ही कॉइन तो परफेक्ट राउंड शेप के नहीं बनेंगे। बच्चों को पढ़ाने लगते हैं, पहली क्लास से पढ़ाने लगते हैं ना, 10वीं से सीधा ही आचार्य सूत्र थोड़ी बताते हैं, पहले तो बारकड़ी सिखाते हैं ना। ये भी देख लो ना, सारे के सारे रूल्स देख लो तुम, 1773 से लेकर 1935 तक के ग्रेजुअली डेवलप हुआ है चीजें। और तुम अगर इनको बहुत बुरी तरह से रट रहे हो तो भूलोगे। क्वेश्चन पूछने वाला जरूर ऐसे पूछता है कि जिसमें ये इंप्लाई हो कि ये तो रटने वाली ज्ञान पूछ रहा है, पर अगर उनको तुमने सिस्टमेटिकली पढ़ा है ना ऐसे इवॉल्व करते हुए, तो तुम डिडक्ट कर लो, आंसर दे दोगे। नहीं? अब ये बताओ कि क्या कोई ब्रिटिशर इंडियन नेशनल कांग्रेस का चीफ रहा है? फॉरनर बताओ। एओ ह्यूम, जॉर्ज ह्यूल, और 3 आंसर सही है। एक एओ ह्यूम विलियम भी, मैकबर्न और दो बार बना है, मेरे को तीसरा नाम याद नहीं। विलियम मैकबर्न है तो एक जॉर्ज ह्यूल है। अच्छा ये शायद 2 बार बना है। अच्छा सबसे ज्यादा कॉन्वर्सेशन कहाँ हुए थे आजादी से पहले? कलकत्ता, जगह तो कमाल, कलकत्ता, कलकत्ता और मद्रास में बराबर है, पर वो स्पेशल सेशन ना की तो कलकत्ता आंसर है। अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि कलकत्ता और मद्रास के लोग एकेडमिकली ज्यादा डेवलप कैसे हैं? इकोनॉमिकली शायद डेवलप, बिकॉज पॉलिटिकल अवेकनिंग आज से 150 साल पहले उन लोगों में ऐसी थी कि दे स्टार्टेड द ब्लडी ऑर्गेनाइजेशन टू रेजिस्ट द एस्टैब्लिश्ड रूल। समझ रहे हो? प्रेसिडेंसी थे वहां पे, टाउन्स ऑलरेडी एजुकेशन था, ब्रिटिशर्स वहां पे सबसे पहले गए। ठीक है? So you don't have to be surprised when Bengalians and Madrasis speaks fluent English because they had 150 years of advantage. पर हमारी शुरू 6ठी क्लास में जाके हुई है। ठीक है ना? एनसीएम के टाइम में कौन था कांग्रेस चीफ? कांग्रेस का लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट कौन है? सोनिया गांधी। मैंने कौन है बोला, हाँ थोड़ी बोला। वैसे आजादी से पहले कांग्रेस का लॉन्गेस्ट सर्विस कौन था? पिता भी 70 नहीं है तो 48 में है जब कांग्रेस में। नेहरू जी तो बहुत पहले की बात, 4 साल सेशन ही नहीं हुआ, 41 से 45 साल देख के तो बता ही दोगे तो। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद उसको फॉलो करते हैं शायद वहाबिज्म को। इनका कोई बुक का नाम बताओ, कोई न्यूज़पेपर का नाम बताओ। अल हिलाल, अल कॉमरेड, कॉमरेड स्टैप। मैं 45 पर्सनैलिटी बताऊंगा, उसमें से एक है बोस, दिन्ना का नहीं है। कांग्रेस के न्यूज़पेपर का क्या नाम था? नेशनल हेराल्ड तो मोतीलाल नेहरू का, जवाहरलाल नेहरू का। कांग्रेस का ऑफिशियल न्यूज़पेपर क्या था? इंडिया न्यूज़पेपर का नाम। एनी रिसेंट न्यूज़पेपर? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। बाल गंगाधर तिलक, मराठा और केसरी। और बुक
गीता रहस्य, नाइस नाइस नाइस। और दादा भाई नेहरू जी, ये तो थ्योरी है, बुक का नाम पॉवर्टी एंड ब्रिटिश। आरसी दत्त का नाम सुना है? रमेश चंद्र दत्त कब बने थे कांग्रेस प्रेसिडेंट? मुझे पता था, बुक तो बताऊंगी। कांग्रेस प्रेसिडेंट कब बने थे? लॉजिक से बताओ, ब्रेन थ्योरी चल रही है। देखो ये रट के तो फिर मैंने रट नहीं रखी सर। आज मेरी बात सुनो, मेरे सामने मेरे को किताब है क्या, और तुम पूछ के देख लो, मैं कुछ ना कुछ तो। हाँ, उससे पहले जो सबसे इजी, ऑफ कोर्स स्वराज से पहले की बात होगी और 95 के बाद की बात होगी, 99 में बने थे, क्योंकि उस ब्रेन थ्योरी चल रही थी। तो ऑप्शन आ जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, और कांग्रेस सेशन से पूछा, यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, बीस साल की उम्र होंगे अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम, ठीक है। स्पेशल सेशन था ना दिल्ली वाला, तो वो फर्स्ट प्रेसिडेंट टू won the presidency when he was in jail. C.R. Das, Chittaranjan Das, very good. Funny fact, Chittaranjan Das was the person when Dadabhai Nehru ji, he was also a parliamentarian from Labour Party in UK. He was a member of UK Parliament. इसके लिए इन्होंने कैंपेनिंग की थी चित्तरंजन दास ने वहाँ पे यूके में जाकर। फिर खुद इंडिया आए और बंगाल में मेयर भी रहे थे, और फिर फाइनली कांग्रेस ज्वाइन की। दादाभाई नेहरू जी के बाद उनकी लेगेसी को कंटिन्यू किया। जैसे सीआर दास उनके लिए थे, दादाभाई नेहरू जी के लिए, वैसे सुभाष चंद्र बोस सीआर दास के लिए, इनके लिए बंगाल में कैंपेनिंग करते थे, फिर खुद भी मेयर रहे और फिर खुद प्रेसिडेंट भी बने। तो इन तीनों की सिमिलर सी कहानी। वैसी कहानी ब्रिटिश ये इसमें कांग्रेस में इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट की है। तुम देखोगे 8-8 साल की में 3 वुमेन प्रेसिडेंट रही है। इफ यू नोटिस यू विल रियलाइज 1915 क्या नाम इसका, एनी बेसेंट 8 साल जोड़ दो 23, सरोजिनी नायडू 8 जोड़ दो 31, नलिनी सेनगुप्ता, ये 3 ही वुमेन प्रेसिडेंट रही हुई है 8 साल के गैप में 47 से पहले। सरोजिनी नायडू जब बनी थी कहाँ हुआ था सेशन? 23 में यूपी ही है, यूपी ही है। यूपी में कहाँ है? सोचो ना यार, सरोजिनी नायडू यहाँ की लीडर थी। सरोजिनी नायडू चीफ मिनिस्टर नहीं रही थी क्या? वो सुचिता कृपलानी थी, सॉरी, बट लाइक इसी एरिया की थी ना। तो के आसपास के जो भी लोग फार्मर्स लॉजिक स्ट्रांग नहीं है तो मैं क्या करूंगा? तो कंफ्यूज करूंगा तो मैं यार ना। यूपी आंसर यूपी है। सोचो सरोजिनी नायडू कहाँ की थी? यस, नाम से नहीं पता चल रहा तुम्हें, गधे और क्या। दत्त बोस बोस और ये सब आ जाए तो ये सारे बंगाल के होता है। कानपुर सब कावनपुर हुआ था नाम। महात्मा गांधी कहाँ के थे? गुजरात के थे। कोर्स गुजरात काफी है हमारा गुजरात। ये डाउट में आ गए थे। तो अगर वो प्रेसिडेंट रहेंगे गुजरात में तो सूरत में तो हो नहीं सकते। कहाँ रहे थे? बेलगांव। हाँ बेलगांव में रहते। बेलगांव कहाँ है? महाराष्ट्र। कर्नाटक है महाराष्ट्र? महाराष्ट्र। बेलगांव आंध्र में होगा, ऐसे कैसे हो सकता है? सेवागांव, बेलगांव, सारी नाम जगह ही नहीं है। इनाम गांव, नाम से पता चलना पड़ेगा, यही तो लॉजिक। आपने महाराष्ट्र बोला था। नहीं, मैंने कर्नाटका बोला था, आपने महाराष्ट्र बोला था। मैंने बोला था महाराष्ट्र। चल ठीक है, फिर तू मुर्गा बन जा। अरे जस्ट चिल यार। अब मैं तुम्हारे को पता है इस चीजों से क्या कर रहा हूँ, लॉजिकली चीजों को अरेंज करना बता रहा हूँ कि कैसे तुम देख सकते हो। तुम्हें क्या लगता है 1907 में सोल स्प्लिट क्यों हुआ होगा? पहले क्यों नहीं हुआ?
पहले क्यों नहीं लड़े, कैसे अवॉइड किया गया? तुम ध्यान से देखोगे तो 1905 में दादा भाई नेहरू जी तुम्हें चीफ मिलेंगे, ग्रैंड ओल्ड मैन थे, सारे रिस्पेक्ट करते थे, कोई दिक्कत नहीं। सेम लड़ाई को रोकने के लिए 1906 में गोखले जी को बना दिया गया ओल्ड मैन। अब 1907 में फंस गई करारी, अब उसको बनाए तो सेशन रख दिया सूरत में, सूरत में रख दिया तिलक हो भी सकते, क्यों? स्टेट का खुद का नेटिव स्टेट है। बॉम्बे और गुजरात एक ही स्टेट था, इसलिए तो बेलगाम का मैं कर्नाटक बोल रहा हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र में हो ही नहीं सकता, स्टेट ही एक था बॉम्बे और गुजरात। तो जिस लॉजिक से मैं अब तक चलता आ रहा हूँ उसी लॉजिक से तो बोल रहा हूँ। क्योंकि हम महाराष्ट्र में नहीं हो सकता, दैट इज द पॉइंट। अरे यार तुम एक तो देखो लॉजिक अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हो हिस्ट्री का, और फिर रटने पे जाओगे और तो मैं क्या बोलूंगा। बेलगाम कर्नाटक में कैसे हुआ समझ में आ गया क्या? क्योंकि गांधी जी नहीं बन सकते थे अगर महाराष्ट्र होता तो, क्योंकि महाराष्ट्र और बॉम्बे तो गुजरात स्टेट ही एक ही था। ये सूरत से ज्यादा क्लियर हो गया ना, क्योंकि बाल गंगा तिलक नहीं बन पाए तो कौन बना था? फिरोज शाह मेहता नहीं बने थे। फिरोज शाह मेहता क्या कभी प्रेसिडेंट रहे? देखो तो सारी लड़ाई इस चीज में देखी, फिरोज शाह मेहता बने या बाल गंगाधर तिलक बने, तो क्या कभी तिलक प्रेसिडेंट रहे? तो क्या कभी फिरोज शाह मेहता रहे? अरे 20 में तो राघवाचारी है, विजय राघवाचारी। अब थोड़ा ठीक जा रहा है, उसको लाला लाजपत राय है। हाँ 5 के बाद में कभी नहीं रहे, और लोगों को लगता है कि 8 में रहे होंगे। 8 में शायद रास बिहारी को घोषिए वापस, घोष जो भी है, घोष तो बहुत कमाल था, है ना? सेम कारण क्या है कि लॉजिक समझिए ना, एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए। अब अगर फिरोज शाह मेहता को बना देंगे तो जो लोग न्यूट्रल थे वो भी अलग हो जाएंगे, कि आपने तो एक बंदे को फेवर करने के लिए उसे सस्पेंड करवा दिया, उसको प्रेसिडेंट भी बना दिया। समझ पा रहे हो? इसीलिए उस बंदे पे ही एग्री हुए जिस पर पिछले साल एग्री थे। आपको खुद को कहानियां सोचनी होगी उस समय में जाके, और फिर कॉन्वर्सेशन याद रखते हैं। लाला लाजपत राय कभी नहीं रहे कांग्रेस प्रेसिडेंट, बस 1920 में एक स्पेशल सेशन होगा जहाँ पे वो नागपुर में बाल गंगाधर तिलक की डेथ होगी 1 अगस्त को, करीब 31 अगस्त को, और उससे अगले दिन ही स्पेशल सेशन करके ये डिक्लेयर कर देंगे कि प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी बनाई जाएगी और नॉन कॉपरेशन शुरू किया जाएगा, जबकि इनका दिसंबर में होना था सेशन। तो इनमें से जो स्पेशल सेशन था उसके लाला लाजपत राय वो बने थे प्रेसिडेंट, अदरवाइज मेन सेशन के कभी लाला लाजपत राय बने नहीं। That is precisely the point, तीनों ही कभी नहीं बने एक्सट्रीमिस्ट। That's what I'm saying when I say कि गांधी जी महान क्यों थे, क्योंकि किसी ने भी एक्सट्रीमिस्ट को अपना लीडर माना ही नहीं कि वो रेवोल्यूशन लीड कर सके। रिबेलियस हो सकता है, रेवोल्यूशनिस्ट नहीं हो सकता। लाल बहादुर तीनों ही नहीं बन पाए। गांधी जी इसीलिए महान बने कि उन्होंने ये बताया कि आप एक्सट्रीम मेथड से नहीं जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मीन से आपको फ्रीडम देंगे। समझ पा रहे हो क्या चीजों को? कि मेंस में लिखने में बहुत काम आएंगी इस तरह की चीजें, इवेंट इश्यूज एंड पर्सनालिटी इश्यूज बहुत बड़ी चीज है। और गांधी पे बार-बार आता है, अम्बेडकर पे बार-बार आता है, बोस पे बार-बार आता है। Why do you really think कि 45 में विश्व युद्ध खत्म हो गया और उन्होंने 47 में अचानक से आजाद कर दिया? What were the major कारण? ऐसी बात कर रहे हो, लूट प्लंडर करके भरी पड़ी है उनकी तो जेबें। I get it. पहले वर्ल्ड वॉर की बात करी थी। Why did they leave? वर्ल्ड वॉर के टाइम में प्रेशर था, तब लीव करना था। जब खत्म हुआ तो 2 साल हो गए, Why did they leave? यही सबसे बड़ा रीजन था। आर्मी रिवोल्ट कर, INA, रिंग म्यूटिनी, और ये रीजन थे कि जो आपका लॉ एंड ऑर्डर बनाने वाली जो चीज है वो रिपेयर कर दी। तुम्हें क्यों लगता है कि गदर को इतना जल्दी सप्रेस कर दिया गया था? बिकॉज एवरीबडी नोज यार, जो रिबेलियस ग्रुप है जिनके पास आर्म्स है वो दिक्कत करेंगे। भारी हो रहा है समाज। सुभाष चंद्र बोस बहुत बड़ा कारण था लास्ट में जाके।
इसीलिए तो कंट्रोवर्सी है ना, उसको मरवाया गया क्योंकि उसने प्रिजनर्स ऑफ वॉर इकट्ठे कर लिए थे और अब आर्मी रिवोल्ट करने लगी थी। बहुत तगड़ा लीडर था, बहुत अच्छा बोलता था, आर्मी रिवोल्ट करने लगी थी, ये कारण थे। और क्या ये पैसे वैसे करना हमेशा से ही रहता है, पैसे को पैसे तो कमा लो इंडियन से। जब फेमाइन में इन्होंने ये कह सकते हैं वाई अजिंक्य गांधी डाइड हियर, चर्चिल ने बोला था ना, इनको तो मतलब ही नहीं यहाँ से तो और ले आते पैसे की, तो दिक्कत नहीं। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक्सेस ऑफ पावर अमेरिका शिफ्ट हो गया और इकोनॉमिक कैपिटल गेन्स हो गए। अब यही, अब देखो मैं तो आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, इतिहास में यहाँ पे क्या दिक्कत है। अगर आप मेंस में आंसर लिखने वाले हो तो डिवाइडिंग ठीक नहीं है। एक ही टाइम में जस्ट सिंगल वॉर के बाद ऐसा नहीं होता है, आपको इंडिकेशन जाने लगता है, आपको ऑफ कोर्स बिकॉज़ ऑफ द मैनहट्टन प्रोजेक्ट जो उन्होंने बम गिराए थे, they were under the fear that it might shift to America, US से। चीजें इस तरह से लिखी जाती हैं, अपने विजन ही तो होता है, इंसिनुएट ही तो करता है ये होने वाला है। इतिहास में अपने ये नहीं लिखता कि ये हो गया है। आपको इतिहास अगर लिखना है ना आंसर में, आपको उस टाइम में जाके लिखना होगा। अगर आप ऐसे लिख देते हो कि ब्रिटिशर्स लेफ्ट बिकॉज एक्सेस ऑफ पावर शिफ्टेड, बिकॉज एक्सेस ऑफ पावर वाज शिफ्टिंग, they were feeling the global pressure, मतलब बहुत फर्क पड़ेगा इन लैंग्वेजेस का। समझ आ गया। मतलब कुछ इस तरह की चीजें आपको इतिहास दिखाना है कि इंटरप्रेटेड, तो उसमें आपको शब्दों को ढंग से यूज करना होता है। मे भी इतना फर्क ना पड़े, पर जब पूरे पेपर में इस तरह से आप यूज करोगे ना, सामने वाले को दिख जाएगा। 50 पेज इसी पे दे रहे हैं आपसे लिखने के लिए, ठीक है। बाकी क्लास रात को करते हैं या फिर कल करते हैं, वरना भारी हो जाएगा। गांधी बच गया वैसे, एक गांधी की चीजें और छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन जैसे बॉम्बे ये ट्रेड यूनियन कांग्रेस, वर्कर पीसन पार्टी वगैरह ये सब करवाने हैं छोटे मोटे काम। बाकी तो एनसीएम, सीडीएम, क्यूआईएम और गांधी, और कुछ नहीं बचा। छोटे मोटे किसान मूवमेंट्स बाद में करते हैं, मैं भी थक गया, बाय बाय, टेक केयर।